सोशल साइंस लेने के बाद भी आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हो, जैसे कि आप मास मीडिया में जा सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, लॉ की स्टडी कर सकते हो, लॉयर बन सकते हो, राइट। और इसके अलावा भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के पास। जय हिंद। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक शिक्षा से रिलेटेड एक बहुत ही खास कार्यक्रम जिसमें हम उच्च शिक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं। आज इसी क्रम में हम एमआर ग्लोबल स्कूल और चंदी मेन रोड संजय नगर एक्सटेंशन बवाना में हैं और जहां से कल हमने छोड़ा था उसके आगे बहुत सी चीज़ें थीं जिसके कारण आज हम फिर यहाँ हैं। आप सबका स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। अब आप अपना प्रश्न पूछिए जो सीधे आपको एक्सपर्ट्स जवाब देंगे। माय नेम इज़ कनिका। माय क्वेश्चन इज़, हमें अपने अच्छे करियर के लिए 10th क्लास के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए? ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन ये रहता ही है कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया ये बात कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है और कितने लंबे टाइम तक आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में फिर अब आप लंबे टाइम तक उस सब्जेक्ट को पढ़ नहीं पा रहे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो यही है कि आप ये डिसाइड करिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आपको अभी कुछ नहीं सोचना कि क्या बनना है क्या नहीं बनना। सबसे पहले आप इंटरेस्ट देखिए कि आपकी रुचि किस चीज़ में है, और वो रुचि ही आपको आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगी। क्योंकि आपने जो चीज़ सेलेक्ट किया और बाद में आप समझ नहीं आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है, हम लंबे टाइम तक उस चीज़ के बारे में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी हमारे ऊपर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है आप लोगों के लिए कि आपको अपना इंटरेस्ट चूज़ करना है, आपको वाइसली सेलेक्ट करना है कि आपको वो पसंद है तो क्यों पसंद है। आप क्यों वाला क्वेश्चन भी लेके आइए कि पसंद तो है, बहुत सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन क्या आप लंबे टाइम तक उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। आपको मैथ्स पसंद है, क्या आप 2 आवर्स 3 आवर्स कॉन्टीन्यूसली में नहीं, 45 मिनट्स के बाद आप थोड़ा सा 10 मिनट्स का ब्रेक देके क्या आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आप सबसे पहले रुचि देखिए अपना। अभी तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, तो मैं बहुत क्रिप्स में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब आप अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आपको चेकआउट करने होते हैं कि आप सबसे पहली बात तो कौन सा ऐसा ड्रीम अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, वो आपको किस स्ट्रीम के सिलेक्शन से आपको फुलफिल होगा। इसके अलावा आपने चीज़ें देखनी है कि आप न्यूमेरिकली नंबर्स के साथ खेलना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे हैं, या आप मैकेनिकली साउंड हैं, आप टेक्निकली साउंड हैं, आप लिटरेचर में साउंड है, आपकी राइटिंग और रीडिंग स्किल अच्छी है। तो आप उस तरीके से अपनी चीज़ों को एक बार सेग्रीगेट ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को डिसीजन फॉर्म करने में आसानी हो। दूसरा कौन स्टूडेंट है जो कि अपने क्वेश्चन पूछना चाहता है? जी। माई सेल्फ वंशिका एंड माई क्वेश्चन इज, बायोलॉजी प्लस मैथ्स के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? एज वी नो दैट बायोलॉजी विद मैथ्स, बायोलॉजी इज रिलेटेड टू के वी कैन से दैट कि मेडिकल उसमें जाना है, बट विद मैथ्स आके हम उसमें इंजीनियरिंग भी आ जाती है, MBBS आ गई, फार्मेसी वी कैन डू, BSc, वी कैन गो इन दी टीचिंग एज वेल एज एंड इन दी रिसर्च फील्ड ऑल्सो। रिसर्च में हम बायोलॉजी की फील्ड्स में भी जा सकते हैं एज वेल एज सम पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। एंड वी कैन डू वन मोर थिंग, because there is a combination of biology and maths na, so we can do the biotechnology. Bio means biology से related and technology we are including the maths as well as. अगला प्रश्न किसका है, वो खड़े हों। Myself Angel. My question is, एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए हमारी तैयारी कहाँ से शुरू होती है? काफ़ी इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए पहले मेरा गोल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपका पैशन क्लियर होना ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट क्लियर होना ज़रूरी है, आपको अपने स्किल्स की पहचान होनी चाहिए कि आप कहाँ कहाँ अच्छे हैं। आप मैथ्स में अच्छे हैं, आप डांस में अच्छे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यू शुड सिलेक्ट योर गोल
गोल अगर आपने एक सिलेक्ट कर लिया तो आपको सक्सेसफुल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न किसका है, वो खड़े हों। माई सेल्फ इज अंश। मेरा क्वेश्चन है, मुझे आईएएस बनने के लिए क्या करना चाहिए और 10th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? आईएएस बनने के लिए जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से आईएएस बन सकते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 28 सर्विसेज होती हैं इसके अंदर, जो कि आप ले सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और वो भी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कितने भी परसेंटेज आपने स्कोर किया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप क्लियर कर सकते हैं। यूपीएससी क्लियर करने के बाद आप आईएएस बन सकते हैं, आप आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं। तो ऐसे 28 सर्विसेज हैं जिसको आप ले सकते हैं। My name is Aksh and my question is how we create our future bright. अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन ऐसा ही आया था कि हम अपने अच्छा कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो अच्छा कैरियर बनाना या ब्राइट कैरियर बनाना, दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि सेम ही फॉल कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो डिसिप्लिन की आती है, कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप हर चीज़ों को अपने तरीके से समय के अनुसार करेंगे। टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को क्लियर कर देगा कि आप इस गोल को अचीव करने के लिए आपको इतने एफर्ट्स करने हैं, इस तरीके से आपको अपने स्टेप फॉलो करने हैं, तो आप उसको इजीली कर पाओगे। तो किसी भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे सक्सेसफुल हो गया। उसके लिए उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, और उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए उसने डिटर्मिनेट होकर दृढ़ निश्चय के साथ में अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया है और अपने काम को उसी तरीके से पूरा किया जिससे कि वो अपना गोल अचीव कर सके। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में धारिए कि आप सबसे पहले डिसिप्लिन रहें और किसी भी सिचुएशन में आप उससे डगमगाए ना, तो आप अपना गोल ज़रूर अचीव कर जाएंगे और आपका फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा। माई सेल्फ महक। सो माई क्वेश्चन इज़ 12th क्लास के बाद मैथ सब्जेक्ट में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? 12th के बाद मैथ्स में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। आपने पहले ये देखना है कि मैथ्स में आपने किसके साथ लिए, कॉमर्स प्लस मैथ्स कर रहे हैं आप या साइंस प्लस मैथ्स कर रहे हैं। कॉमर्स प्लस मैथ्स में आप बीबीए कर सकते हैं, उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स किया जा सकता है, अकाउंटेंसी किया जा सकता है, एंड देयर आर सेवरल मोर ऑप्शंस आर देयर। इफ़ यू आर डूइंग मैथ्स विद साइंस, अगर आपने ऑप्शन लिया है, यू कैन गो फॉर डेटा एनालिसिस्ट। उसके बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक इज़ एन ऑप्शन, मास्टर्स कर सकते हैं आप उसके अंदर, एंड मैनी मोर ऑप्शंस आर देयर। लाइक मेट्रोलॉजिस्ट में आप जा सकते हैं, DRDO के फॉर्म भर सकते हैं, और काफ़ी सारे जॉब्स आपको मिल सकते हैं उससे। माई सेल्फ में कुछ मेरा क्वेश्चन है, हम कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स हार्ट सर्जन। सो इसके लिए वी हैव टू स्टार्ट विद दी +2 में, दैट मीन्स 12th में आपके पास मेडिकल होना चाहिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन क्लियर दी नीट एग्ज़ाम जो एंट्रेंस होता है फॉर दी MBBS के बाद यू कैन डू दी मास्टर्स इन दैट, एंड मास्टर्स के साथ यू कैन डू दी स्पेशलाइजेशन इन कार्डियोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द हार्ट, and in the masters you can do various other specializations also. Like your question is cardiologist, आप heart की भी कर सकते हैं, but others like if somebody wants to become the neurologist, they can do the specialization in brain as well. अब नेक्स्ट क्वेश्चन। माई सेल्फ सक्षम। मेरा आप सभी से यह क्वेश्चन है कि अच्छा इंजीनियर कैसे बना जा सकता है? इंजीनियर बनने के लिए, और फॉर अच्छा इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले जस्ट लुक कि आपका पैशन क्या है। अगर आपको बिल्डिंग से प्यार है तो गो फॉर सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपको मशीन से प्यार है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आपको डेटा हैंडलिंग में जाना है या फिर आपको रिसर्च वर्क में जाना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, जहाँ पर आप लैंग्वेज के लिए काम कर सकते हैं, आप ब्लॉकचेनर भी बन सकते हैं। एंड आपको ये देखना है कि आपका पैशन क्या है, आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है, एंड देन यू कैन चूज़ द फील्ड आपको जो करना है। +2 करना है आपके बाद, +2 मीन्स 12th पास करेंगे आप। इसके बाद आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं फॉर क्लियरिंग, आफ्टर क्लियरिंग दी एंट्रेंस एग्ज़ाम यू कैन चूज़ योर कॉलेज, एंड उसके बाद एक अच्छे इंजीनियर बना जा सकता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? माय नेम इज़ जन्मजय। मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट लेकर क्या हम सिर्फ टीचर ही बन सकते हैं? बहुत से बच्चे लैंग्वेज को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि चाहे हम इंग्लिश की बात करें या हिंदी की या कोई भी लैंग्वेज की, हमें लगता है कि उसके बाद सिर्फ हम एक टीचिंग फील्ड में ही जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया कि आज के टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप टूरिज़्म में आगे जा सकते हो, आप इवेंट मैनेजमेंट में आगे जा सकते हो, आप ब्लॉगिंग में आगे जा सकते हो, आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, आप वीडियो जॉकी बन सकते हो। देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आप अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप पोएम्स लिख सकते हैं, आप ऑथर बन सकते हैं इफ़ यू वांट। सो इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ एक टीचिंग फील्ड में ही इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यूपीएससी का अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वहाँ पे भी आपका लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको क्लियर करना, उसको सॉल्व करना, वो ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो एक्सेप्ट टीचिंग आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आप इस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। माई सेल्फ युवराज। मेरा यह क्वेश्चन है कि मीडिया इंडस्ट्री में हम कैसे जा सकते हैं? मीडिया इंडस्ट्री में जाने के लिए आप पहली चीज़ स्ट्रीम आप कोई भी चूज़ करें, लेकिन अगर आपको क्लियर है आफ्टर 10th ओनली कि आपने मीडिया इंडस्ट्री में जाना है तो आपको वो एक फोटे भी देखना पड़ेगा कि आप वो सोशल वर्क के अंदर आप मीडिया इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, या आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, आप रिपोर्टिंग में जाना चाहते हो, आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो। वो सारे जो भी अलग अलग फील्ड्स, क्योंकि मीडिया बहुत वास्ट है। आप फोटोग्राफी में जाना चाहते हो, अगेन इवेंट्स में जाना चाहते हो, स्पीकर बनना चाहते हो, देयर आर मैनी ऑप्शंस इन दैट ऑल्सो। तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। 12th के बाद जर्नलिज्म होता है, मास कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोर्सेज विच इज़ अवेलेबल। ये तो डिग्री कोर्सेज हैं, उसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेशंस एंड डिप्लोमा कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल जो स्किल एजुकेशन के अंडर आते हैं, जो आप इवन आफ्टर 10th भी कर सकते हो, विच आर अवेलेबल बाय CBSE एंड DOE बोथ। तो आप उसको एक्सप्लोर करो एंड यू विल गेट टू नो कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे जा सकते हो। अगला प्रश्न किसका है? माय नेम इज़ गरिमा। माय क्वेश्चन इज़, अगर मुझे हिंदी भाषा पसंद है, अगर मैं हिंदी में विषय ग्रेजुएशन करती हूँ तो मुझे भविष्य में उसका क्या लाभ होगा? अगर आप हिंदी में ग्रेजुएशन करते हो तो भी आपके लिए फील्ड बहुत खुली हुई है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे है, आपने कौन सा क्षेत्र चुना है। अगर आप UPSC करना चाहते हो तो हिंदी साहित्य से UPSC भी होती है। अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हो या ट्रांसलेटर भी बन सकते हो आप, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि भारत में वैसे सबसे ज़्यादा हिंदी ही समझने वाले लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी ही समझी जाती है। तो कस्टमर केयर वहाँ पे भी आप जो है आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी फील्ड हैं जहां आप जा सकते हो। बस आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपकी रुचि कहाँ है। लेखन में है तो आप अपना क्षेत्र लेखन को चुनिए। अगर आप स्पीकर बनना चाहते हो, आप अच्छे वक्ता हो, तो आप अपना क्षेत्र वहाँ चुनिए, ठीक है। तो पत्रकारिता में भी आपको पता है कि आप न्यूज़ एंकर बन सकते हो, ठीक है। या आप भाषण लेखन, अगर आप लेखन में अच्छे हो तो आप भाषण लेखन कर सकते हो, कविता लिख सकते हो, लेखक बन सकते हो। अगला प्रश्न कौन पूछना चाहता है? खड़े हों और बताएं। माई सेल्फ तान्या। माई क्वेश्चन इज़, हिंदी माध्यम से 12वीं पास छात्राओं के लिए कार्य विकल्प क्या क्या होंगे? जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपकी रुचि हिंदी में है और आपको हिंदी क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको हिंदी भाषा का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, वर्तनी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसी के अनुसार आप आगे हिंदी साहित्य में स्नातक कर सकते हैं, ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। अगर आप मीडिया की फील्ड में जाना चाहते हो, आपको जो है पत्रकारिता में अगर रुचि है तो आप हिंदी पत्रकारिता भी कर सकते हैं। माई सेल्फ लोकेश। माई क्वेश्चन इज, हम क्या क्या कार्य करके अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं? बेटा, जहाँ तक देश का नाम रोशन करने का सवाल है
तो देश का नाम रोशन आप हर उस चीज़ में कर सकते हो जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो। आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, या आप अच्छे परफॉर्मर हो। आप किसी भी फील्ड में, जिस मर्जी फील्ड में आप चाहें, जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टीज़ हो, उस फील्ड को आप परसू करके देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत क्रिप्स में एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि जैसे सर ने कहा कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अच्छा नाम रोशन देश का कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे देश में अयोध्या में अभी रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना हुई। अगर मैं यहाँ बैठे हुए किसी बच्चे से ये पूछता हूँ कि मूर्तिकार कौन बनना चाहता है, तो शायद कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं मूर्तिकार बनना चाहता हूँ। लेकिन आप देखिए कि देश के लिए कितना गौरवान्वित दिन था जिसमें इस प्रतिमा को जिन्होंने बनाया और उसकी स्थापना हुई। तो काम कोई भी हो, ये ज़रूर देखें कि उसकी आपकी निपुणता उसमें होनी चाहिए। माई सेल्फ सेजल एंड माई क्वेश्चन इज यूपीएससी एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा टफेस्ट क्यों बोलते हैं? टफेस्ट कुछ भी नहीं होता, हम अपने माइंड में जितना सेट करते हैं हम उतने ही रहते हैं। तो हाँ, ये माना जाता है कि सिलेबस वास्ट है, बहुत सारी रिसोर्सेज पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस में हर सारे सब्जेक्ट्स आपको बेसिकली पढ़ना होगा। नॉट ओनली दिस, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होंगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना वास्ट है और इसमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको ये बोला जाता है, ये समझाया जाता है कि नहीं, बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है, आप जितना सोचोगे इस चीज़ के बारे में, जितना टफ आपको उतना ही लगेगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये रियलाइज करना है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। जब आपका क्यों, जो वाई वाला क्वेश्चन है, वो आपका स्ट्रांग रहेगा तो अल्टीमेटली आपका गोल इजी हो जाएगा और फिर आप जो करोगे वो अपने मन से करोगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको क्या करना है। आपने सोच लिया यूपीएससी करना है, लेकिन क्यों करना है। अगर आपका वो वाई वाला रीज़न स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर वो वाई वाला रीज़न स्ट्रांग नहीं है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी में क्लियर करने के बाद, आईएएस बनने के बाद भी वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब तक ही मुश्किल रहेगा, जब तक आप अपने दिमाग में उस चीज़ को मुश्किल रखोगे। कोई और इस पे कोई ऐड करना चाहता हो? जैसे मैम ने बोला, यूपीएससी बहुत वास्ट है और शायद वास्टनेस का कोई डेफिनेशन नहीं है। जब आप चाहते हो कि आप ज्योग्राफी पढ़ो, तो ज्योग्राफी आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्योग्राफी है। कहाँ कैसी मिट्टी है, कहाँ कैसा सॉइल है, कहाँ कैसा लाइफस्टाइल है, कहाँ कैसा कल्चर है। सो ज्योग्राफी अपने आप में वास्ट हो गया। सेम वे जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री अपने आप में बहुत वास्ट हो गया। सो इसीलिए इसकी वास्टनेस का कोई डेफिनेशन नहीं है, शायद इसीलिए इसको टफेस्ट एग्ज़ाम बोला जाता है। ऑल्दो जैसे मैम ने बोला, टफ़ का कोई डेफिनेशन नहीं होता। मेरे लिए एक छोटा सा पत्थर उठाना या कप उठाना भी टफ़ हो सकता है, और मैं चाहूँ तो मेरे लिए पहाड़ तोड़ना भी टफ़ नहीं हो सकता है। सो इट इज़ ऑल इन योर माइंड। अपने माइंड को ऐसे डिफ़ाइन करना है कि जो चीज़ मुझे करनी है, मैं बहुत पैशनेट हूँ उसके लिए, और अपने वाई को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तो ऑटोमेटिकली टफेस्ट एग्ज़ाम विल ऑलवेज बी अ केक वॉक फॉर यू। टफेस्ट की जहाँ तक बात आती है, तो सबसे पहली बात हम ये मान के चलते हैं, जैसे मैम ने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं चाहूँ तो एक पत्थर उठाना मेरे लिए इजी भी हो सकता है, वो टफेस्ट भी हो सकता है। तो ये आपका माइंड सेट है कि आपका माइंड सेट कैसा है, आप पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव मेंटलिटी से हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर आप इसको टफेस्ट मानते हैं तो टफेस्ट इसलिए कि कंपटीशन बहुत हाई है। आपके पास लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें मैंने जो पहले भी बताया था कि 66% आपके यूथ की जनरेशन है, और उनमें अगर आपके पास वैकेंसी मात्र 700-800 है पूरी कंट्री में, तो आप बताएं कि वो कितना टफ हो सकता है आपके लिए। तो डेफिनेटली कि जहाँ नंबर कम है, कंपटीशन हाई होगा ही होगा। तो वो कंपटीशन हाई है, आप उसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। तो आप स्ट्रॉन्ग रहें, इस चीज़ को माइंड में रखें कि कंपटीशन हाई है, उस चीज़ की तरफ फोकस ज़रूर करें। रही बात आपके एरियाज़ को कवर करने की, कि आपको सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल्ड पढ़ने पड़ेंगे। 6 ऑनवर्ड आपको सारे सब्जेक्ट्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। टिल 10th आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपने आने वाले जो एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर कर सकें। तो इसकी जर्नी स्टार्ट होती है कि आप लोगों को प्री देना होता है। प्री के आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप मेन में जाते हैं। तो मेन सिलेक्शन आपका बेसिकली मेन और इंटरव्यू बेस पे होता है।
तो मेन में आपके 7 रिटर्न पेपर होते हैं जो कंटिन्यू होते हैं, उसमें कोई गैप नहीं होता, 7 डेज लगातार होगा और एक एक सब्जेक्ट वाइज होगा। और वो एक ऐसे राइटिंग का एग्ज़ाम होता है, उसमें वो इतने सारे क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछते हैं कि आपको ओवरऑल उस सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं है। उस आपके 1000 वर्ड्स में 2000 वर्ड्स में जो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है उसमें वो क्लियर होना चाहिए कि आपका एरिया क्लियर है या नहीं है। जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और इसके रिटर्न के बेस पे आपकी मेरिट बनती है कि आप आईएएस सेलेक्ट होते हैं या आईएफएस सेलेक्ट होते हैं या आप आईआरएस में जाते हैं या आप आईपीएस में जाते हैं। आपका कैफ भरा जाता है, उसमें भी ये चीज़ें पहले होती हैं कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है, थर्ड प्रायोरिटी क्या है, वो आप भर सकते हैं। बट आपको ज़रूरी नहीं है कि रैंक नहीं आया तो वो चीज़ें जो आपने डाली हैं या फिल की हैं वो मिलेगी, वो आपको आपके रैंक के हिसाब से ही मिलेगी। तो टफेस्ट कुछ नहीं है, टफेस्ट ये है कि कंपटीशन हाई है और सीट्स लिमिटेड हैं। बेटा यूपीएससी को टफ इसलिए कहा जाता है कि ये सिर्फ आपकी नॉलेज ही टेस्ट नहीं करता, ये आपका कॉन्फिडेंस, आपका माइंडसेट, आपके अंदर आपकी जो अंतरात्मा है उसको भी टेस्ट करता है। एक फेज़ आता है जब आप इंटरव्यू फेज़ में होते हैं, आपको सिचुएशन दी जाती है कि सपोज करिए दंगा हो जाता है और दंगे में जो पावरफुल साइड है वो आप ही की जाति की है जिसको आपको सप्रेस करना है, उसको आप सप्रेस कैसे करेंगे? तो ये आपका इमोशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका इनर साइट, हर एक चीज़ को टेस्ट करने के बाद आपको यूपीएससी की एक जो पावर होती है उसके लिए आपको अलाउ किया जाता है कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं या आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं। तो मेन माइंडसेट ये है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, ये आप इंसान कैसे हैं और कितने मुश्किल समय में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उस चीज़ तक को भी टेस्ट किया जाता है। ऐसा बाकी एग्जाम्स में नहीं देखा जाता, बाकी एग्जाम्स में आपकी नॉलेज टेस्ट की जाती है जबकि यूपीएससी में ऐसा नहीं है, इसीलिए ही इसको टफ किया जाता है। रही बात पढ़ने की या नॉलेज ग्रैब करने की, कंटेंट ग्रैब करने की, बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट याद करने में वो लोग याद कर पाते हैं, दिमाग में फीड कर लेते हैं और वो शीट पे भी लिख देते हैं। लेकिन उस जो आपने कंटेंट याद किया है उसको किस तरीके से आपने डिलीवर किया है, आपकी क्या सोच, आपकी क्या मानसिकता रही है उसको लिखने में, वो तक भी यूपीएससी आपका टेस्ट करता है आपको एक आईएएस ऑफिसर की रैंक देने से पहले, इसीलिए इसको टफ माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। माई सेल्फ किशिका, माई क्वेश्चन इज़ हम किस स्ट्रीम को लेकर नीट को क्वालिफाई कर सकते हैं? नीट क्वालिफाई करते हैं फॉर डूइंग दी MBBS। सो जिस भी स्टूडेंट ने 11th क्लास में मेडिकल लिया है दे कैन क्लियर दी नीट एग्ज़ाम। तो नीट एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर जो प्रिपरेशन है आप लोग कर सकते हैं। इट्स लाइक पहले 11th-12th में स्टार्ट होता था, नाउ अ डेज़ 9th क्लास से भी, जैसे आपने आकाश इंस्टीट्यूट सुना है, फिटजी है, ये भी आपको एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें आपका पूरा PCM आता है, PCMB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो पूरा आता है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यू फॉर दी MBBS। इसमें कुछ और ऐड करना? बेटा इसकी एक और नई गाइडलाइंस आई हैं कि 16 साल से जो नीचे बच्चे हैं वो कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप घर पे थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू करें, लेकिन किसी कोचिंग सेंटर को एनरोल करके अपने आप को बर्डनाइज ना करें, क्योंकि आपको NCERT बेस है हर चीज़ का। अगर आपको NCERT के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल रेज हो जाएगा और आप नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो नीट के एंट्रेंस में जो रैंक्स बनती हैं उसमें नर्सिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आप सिर्फ नीट में जाकर मेडिकल की तरफ जाने की जगह आप और भी अदर करियर ऑप्शंस जैसे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स से रिलेटेड होते हैं, सो उन चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी रैंक्स डिसाइड होती है या जैसे आपकी रैंक आती है उस रैंकिंग के बेसिस पर आपको जो भी करियर ऑप्शन है, जो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, वो आप मेडिकल फील्ड में ऑप्ट कर सकते हैं। अभी आपके बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन असली बात एक है कि आप वो प्रश्न जो टीवी पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर भी आप पूछ सकते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो जनरल बच्चों के लिए भी थे, वो खाली यहाँ ही नहीं, जनरल बहुत से बच्चे जो इस तरह के आंसर चाहते हैं वो अपने पेरेंट्स से शायद कभी नहीं पूछ सकते, लेकिन वो अपने माइंड में बहुत से प्रश्न ऐसे रख के चलते हैं। तो उन प्रश्नों का आंसर भी आपको जो टेलीविज़न पे जो नंबर चल रहे हैं उनसे मिल सकता है।
अब मैं पूरी तरह विश्राम लेने के पहले मैं डॉक्टर श्री किशन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो एक समअप इसको करें और साथ में जो भी जिस्ट वो बता सकते हैं या कोई और गाइडलाइंस दे सकते हैं वो दें। वैसे तो हमारे सभी पैनलिस्ट ने अपने अपने फील्ड को क्लियर किया और जो भी क्वेश्चंस बच्चों के आए उन क्वेश्चंस को भी बड़े अच्छे तरीके से सभी पैनलिस्ट ने कहीं ना कहीं ऐड ऑन करके अपने आंसर्स को क्लियर किया। ये प्रोग्राम जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मात्र आप लोगों को नहीं, पूरे देश में बैठे हुए दूर दूर लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं है या क्वेश्चन पूछने की उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ऐसा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पाता, उनको भी कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगा। और ये प्रोग्राम हमारा हर स्कूल में कहीं ना कहीं इसी तरीके से चलता ही रहेगा। तो आपके पास जैसे भी क्वेश्चन है या जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं उस जानकारी को आप इन नंबर्स के माध्यम से ज़रूर ले सकते हैं। जैसा सर ने कहा कि क्लास में हम बैठे होते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछते, हमने आज भी कुछ ऐसा देखा कि बच्चे थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं और उस हेजिटेशन का कारण होता है कि हमारा पीयर ग्रुप हमें कहीं ना कहीं एम्बेरस फील कराता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी इस तरीके से आप अपने साथियों को एम्बेरस फील ना कराएं कि वो अपनी कोई ऐसी जिज्ञासा, ऐसा क्वेश्चन जिसको वो पूछना चाहते हैं और जिसके पूछने से उसका शायद कैरियर सफल हो सकता है या वो अपने जीवन में अच्छा कर सकता है, उसको पूछने से वंचित ना रह जाए। तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम एक दूसरे का साथ दें और किसी को इस तरीके से एम्बेरस ना करें। साथ ही मैं मैनेजमेंट का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी टीचर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि पैनल पे आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रखा और शायद आप लोगों का दिया हुआ मैसेज देश के कोने कोने तक जाएगा और सभी इससे फलीभूत होंगे। मैं सुभारती टीवी की तरफ से और अपने पूरे सुभारती परिवार और दर्शकों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं तथा शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस स्कूल के सभी बच्चों को हम बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं और ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि अगर गोल आपका क्लियर है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो आपको पूरे देश में आपका नाम आगे बढ़ेगा और पूरे देश का नाम आगे बढ़ेगा। इसी तरह से हमारे जितने भी आइकन हैं, चाहे वो कोई भी हो, पॉलिटिकल हो या साइंटिस्ट हो या हमारे जो और लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पायलट्स हैं, हमारे एयरफोर्स या आर्मी के लोग हैं, वो इसी तरह से आगे बढ़े और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो अब प्रोग्राम को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और एक बार फिर हम जय हिंद का नारा लगाते हैं। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी पूरे जोश के साथ जय हिंद बोलेंगे, जो कि हम सब के लिए बहुत ही प्राइड का विषय है, प्राउड का विषय है। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।